नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। सभी लोग आ गए? स्टार्ट करें? चलिए, तो एक बार बताइएगा कि क्या हमने विभिन्न अवार्ड्स कर लिया है? आप सभी के बैच में विभिन्न पुरस्कार या अवार्ड्स जो हैं, क्या हमने कंप्लीट किया है या करना है? एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे। हो गया है? नेशनल हुआ है या इंटरनेशनल हुआ है? एक बार बताइएगा, नेशनल हुआ है या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल शायद हमने नहीं किया है ना अभी, केवल नेशनल नेशनल की हमने चर्चा किया है। दोनों हो गया? इंटरनेशनल बाकी है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुरस्कार है जिसको अभी हमने नहीं किया है। ठीक है, हाँ। नेशनल हुआ है, इंटरनेशनल आज लिख लीजिएगा। 2-3 दिन में, या फिर आज कौन सा दिन है? आज हमारा थर्सडे है ना। मंडे से हम बिहार स्पेशल प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। मंडे से हम बिहार राज्य विशेष करेंगे और वो हो जाएगी, तो उसके बाद अंतिम जो है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, एक तो भारत का और दूसरा बिहार का, दोनों करके हम अंततः सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, तो आज लिखिएगा इंटरनेशनल अवार्ड। और ये इंटरनेशनल अवार्ड वो होगा जो भारतीयों से संबंधित है ना, जो भारतीयों से संबंधित है। ठीक है, हाँ। साइंस एंड टेक में जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, कुंदन जी। ठीक है, क्लियर। चलिए, एमसीक्यू करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी फिलहाल आप सभी लोग रिवीजन कीजिए। मेन हमारा फोकस है कि हमारा टॉपिक कम से कम पहले कंप्लीट हो, उसके बाद तो एमसीक्यू हमें करना ही करना है। ठीक है, क्लियर। तो चलिएगा, यहां पर लिखिएगा सबसे पहला, व्यक्ति के नाम के आधार पर ही हम करें तो ज्यादा ठीक होगा। तो पहला नाम लिखेगा यहां पर अरुधंती राय। क्या लिखेंगे आप लोग? अरुधंती राय। ठीक है, पहला नाम क्या है? अरुधंती राय। और अरुधंती राय क्या है? एक लेखिका है, और इनको हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ जाएंगे क्या दिया गया है, तो केवल इतने की हम चर्चा यहाँ पर करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। क्या दिया गया इनको? तो इनको दिया गया है 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? यूरोपियन एसे अवार्ड। किसको दिया गया है? तो अरुधंती राय को दिया गया है। ठीक है, जो हो गया होगा बताइएगा, उसको स्किप कर देंगे। जो हो गया होगा अगर नेशनल वाले में, तो उसको हम क्या करेंगे? स्किप कर देंगे। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, किसके लिए दिया गया है। तो इनकी एक यहाँ पर कविता संग्रह है ना। इनकी क्या है? एक यहाँ पर निबंधों का संग्रह है, ध्यान रखिएगा, है ना। निबंधों का संग्रह, जिसका नाम क्या है? आजादी। इसका नाम क्या है? आजादी। और इस आजादी का फ्रांसीसी में जो इनके द्वारा अनुवाद किया गया है, इसके लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अरुधंती होता है
ठीक है, अंग्रेजी में कहीं कहीं एच हटा देता है, मूल रूप से अरुदंती नहीं है, अरुधंती है इनका पूरा नाम। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी दिया गया नहीं है, घोषणा किया गया है, अभी घोषणा किया गया है जून के महीने में, और बात करें तो 16 जून को इसकी घोषणा की गई थी, और सितंबर के महीने में 12 तारीख को इनको स्विट्जरलैंड का जो लसाने हैं वहां पर इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये सारी चीजें मैं नहीं लिखवा रहा, क्यों? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला बताइएगा यहाँ पर, है ना, अगला यहाँ पर जो है वो है हमारा शक्तिकांत दास। इनके बारे में कर लिया था, ये शायद मैंने लिखवा दिया है, ठीक है ना। शक्तिकांत दास, ये क्या है, हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। क्या चीज? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये शायद हमने लिख लिया था, है ना। चलिए, तो इसको डिटेल में नहीं जा रहा मैं। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, और सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन जो है उसको सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यहां पर दिया गया है। ठीक, तो ये लिख लीजिएगा, शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगर लिख भी लिया है तो इसके साथ इसको डाल लीजिएगा, क्योंकि एक साथ हमारा रहेगा ना इंटरनेशनल वाला, तो जब भी रिवीजन करेंगे तो इसका भी साथ ही साथ रिवीजन होते हुए चलेगा। ठीक है, आइए बढ़े आगे। अगला लिखिएगा तीसरा नाम, और तीसरा नाम आप लोग क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे जगदीश एस बाकन। जगदीश एस बाकन, मुझे लग रहा है कि शायद ये भी मैंने करवा दिया है, जितना मेरे दिमाग में आ रहा है। अब रिकॉल जो हो रहा है आपके जो पुरस्कार मैंने किया है, चलिए बैक करना है, बैक थोड़ा सा फास्ट कीजिए आप सभी लोग। एक अरुधंती राय 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार हो गया। दूसरा यहाँ पर शक्तिकांत दास, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। कहां दिया गया? तो ब्रिटेन में दिया गया है, एक सम्मेलन के दौरान। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में कर ली थी, तो इसको डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ठीक है, क्लियर। देखिए, जितना भी करवा रहा हूं ना, ये बार बार आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कब का है कब का है, मैं पहले ही बता दूं कि जनवरी 2023 से लेकर अभी हमारा जुलाई चल रहा है, तो जुलाई 2023 तक की डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब कोई नहीं पूछेगा कि कब का है, आपसे डेट नहीं पूछा जाएगा कि किस तारीख को इनको सम्मानित किया गया है। जैसे यहाँ पर बात करें जगदीश एस बाकन को, तो 14 जून को यहाँ पर इनको एक अवार्ड मिला हुआ है। अब 14 जून आपसे थोड़ा ना पूछेगा किस दिन ये अवार्ड दिया गया। तो ऐसे जो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसको हमें लिखना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना ही चाहिए। अब बार बार यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कब हुआ कब हुआ, है ना, कब का है। ये बातें समझ में आ गई धनजीत जी? अब नहीं आना चाहिए कि कब का। ठीक है, मैंने बता दिया कि इससे आपके क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे। जितने भी हम यहाँ पर अवार्ड कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये आपका जनवरी 2023 से लेकर अब तक का है, अब तक का। ठीक है, क्लियर। अब नहीं आना चाहिए। अगला जगदीश एस बाकन, जहां तक मुझे याद है हमने इसको भी कर रखा है, और इनको हाल ही में यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? यूनेस्को का मिशेल बैटिस अवार्ड। ठीक है ना, यूनेस्को का मिशेल बैटिस अवार्ड, है ना। मुझे याद आ रहा है, पता ना आपके बैच में करवाया या किसी और बैच में करवाया है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया था। ये क्या है? भारतीय वन सेवा के अधिकारी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, यूपीएससी के थ्रू हम जाते हैं इसमें, उसके 2017 बैच के ये वन अधिकारी हैं। वर्तमान में जो है ये कहां पर? तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसके क्या है? तो ये इसके वर्तमान में निदेशक हैं, और इनके द्वारा जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका जो प्रबंधन इनके द्वारा किया गया बेहतरीन तरीके से, इसी को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को के द्वारा 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड लिख लीजिएगा, यहाँ पर 2023 भी डाल लीजिएगा, नहीं तो आप में से कई सारे महान लोग हैं जो, है ना, अब ये सोचते रह जाएंगे कि अवार्ड है कब का। ठीक,
ध्यान रखिएगा किसको, जगदीश एस बाकन को, इनके द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व में मैनेजमेंट किया गया, प्रबंधन किया गया है, इसके लिए यूनेस्को के द्वारा मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में कहा, तो वर्तमान में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के ये क्या है, निदेशक है। हो गया, चलिए नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करवाऊंगा, किसी का कुछ भी नहीं छूटेगा, किसी का कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक, आइए अगला लिखते हैं यहां पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये हमने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनकी बात करें तो हाल ही में इनको सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है ना, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाँ ये हो गया, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इसको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार कहा जाता है। क्या चीज, ग्रैंड येलो ऑफ, है ना, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ, है ना, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ठीक है, किसने किया, तो सूरीनाम का राष्ट्रपति कौन है, हमने चर्चा किया था। 27वां प्रवासी भारतीय दिवस जो हमने सेलिब्रेट किया, वहां मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति थे, है ना, मोहम्मद इरफान अली। लेकिन उनके साथ साथ, उनको तो हमने सम्मानित किया ही, उनके साथ साथ हमने 27 लोगों को सम्मानित किया, जिसमें से एक आपके सूरीनाम के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मान दिया गया है। और इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय नागरिक हैं, और वह हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, हो गया डन, सबने लिख लिया। देखिए सबको नहीं दिया जाता है, मूल रूप से देखा जाए तो बहुत कम लोगों को दिया जाता है, लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया। ठीक हो गया, चलिए इसके बाद अगला नाम लिखेंगे आप सभी लोग, जॉर्जी गोस्पोडिनो। कितने हो गए, नंबर वाइज ही चलते, कितने हमने कर लिए, 4 हो गया ना, 5वां लिखेगा, जॉर्जी गोस्पोडिनो। जॉर्जी गोस्पोडिनो, ठीक, इनकी बात कर लें तो इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, कब का, तो 2023 वाला है, तो 2023 लिख लीजिएगा। क्यों दिया गया है, तो इनका एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। उपन्यास जो है इनका, इसका नाम क्या है, टाइम शेल्टर। इस उपन्यास के लिए इसको देखा जाए तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। साथ ही साथ एक और नाम यहां पर याद रखिएगा, क्या नाम है, एंजेला रोडेल। नाम क्या है यहां पर, एंजेला रोडेल। और बात कर ले तो इसका अंग्रेजी अनुवाद इसके द्वारा किया गया है, अंग्रेजी अनुवाद। ठीक है, तो एंजेला रोडेल कौन है, टाइम शेल्टर का अंग्रेजी अनुवाद करने वाली। टाइम शेल्टर की लेखिका कौन है, तो जॉर्जी गोस्पोडिनो, और इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हो चुका है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए बढ़े आगे, हो गया डन। आइए बढ़ते हैं आगे, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी वाला हमने किया है, 5वां हो गया, 6वां लिखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और इनको देखा जाए तो फिजी का सम्मान दिया गया, फिजी का सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, क्या हमने लिख लिया? फिजी का सम्मान, ठीक है। तो यहां पर लिखेगा दो देश, एक तो फिजी और दूसरा क्या है, तो दूसरा पापुआ न्यू गिनी। यहां का सर्वोच्च सम्मान जो है ये हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा? तो एक फिजी और दूसरा पापुआ न्यू गिनी। फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है उसको क्या कहा जाता है? द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और ये देखा जाए तो ये फिजी के नागरिकों के अलावा अन्य नागरिकों को ना के बराबर दिया जाता है ना। लेकिन फिर भी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमने पढ़ा था कि ये पहले देखा जाए तो जापान और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे, वहां से आए तो फिर तुरंत कहां पहुंचे? फिजी, पापुआ न्यू गिनी। यहाँ इन सभी छोटे देशों, ये सब क्या है? छोटे छोटे देश है। और मोदी जी की विशेषता ये रही है कि इनकी जो वैदेशिक नीति है, पहले ये हुआ करता था कि हम बड़े देशों के साथ अपने संबंध बनाकर रखते थे, जैसे रूस हो गया, है ना। तो रूस के साथ हम अपना संबंध प्रगाढ़ बनाकर रखते थे, दो चार के साथ ही हम मित्रता किए हुए थे, है ना। और ये मित्रता उतनी गहरी भी थी, देखिएगा पहले रूस के साथ हमारी इतनी गहरी मित्रता थी कि 1971 का युद्ध याद कीजिए, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तब पाकिस्तान का सपोर्टर यूएसए हुआ करता था, और पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए वो अपनी बेड़ा जो है वो हिंद महासागर में भेज दिया। ये बात जैसे ही रसिया को पता चलती है कि भैया हमारे मित्र को, है ना, हमारे मित्र के खिलाफ यूएसए की बेड़ा वहां पहुंच गई है, तुरंत ये भी अपनी बेड़ा भेजता है हिंद महासागर में। ये उस समय की मित्रता थी। एक मित्र के लिए दूसरा मित्र जो है, दूसरा देश जो है अपनी जान तक गांव, है ना, जान तक दाव लगाने में थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं थे, क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट करता था और रूस जो है वो हमारा अपने भारत का सपोर्ट किया करता था। लेकिन धीरे धीरे मोदी जी आए, यहां पर हमारी वैदेशिक नीति में व्यापकता देखने को मिली, चाहे छोटे देश हो या बड़े देश, सबके साथ संबंध स्थापित किए गए। धीरे धीरे रूस की तरफ से हम यूएसए की तरफ शिफ्ट होते चले गए, तो रूस को भी बड़ा दुख हुआ। जैसे होता है ना कि दो प्रगाढ़ मित्र हो और उसमें से एक मित्र उस व्यक्ति के साथ दोस्ती करने लग जाए जो उसका दुश्मन हो, तो दूसरा भी तो सोचेगा कि चलो हम भी इसका दुश्मन देखे, कंपटीटर देखे। और इस कारण से आप देखते होंगे कि रसिया जो है वर्तमान में चीन के साथ ज्यादा प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर रहा है ना। तो जब से मोदी जी आए, एक तो यहाँ पर देखा जाए तो तरीके बदल गए, वैदेशिक संबंध जो है ये हमने विस्तार कर लिया, और चाहे छोटे देश हो या बड़े देश हो सबके साथ हम उसी तरीके से पेश आते हैं, है ना। यूएसए हो, जापान हो या फिजी हो, पापुआ न्यू गिनी हो, ये सब क्या है? छोटे छोटे देश है। इसी फिजी में याद रखिएगा हमने हाल ही में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है, तो ये बातें भी आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है। फिजी वाला क्या है? द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है ना, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। शायद मोदी जी को जितना मिला हुआ है पुरस्कार सब मैंने आप सभी को ऐड करवा दिया है ना। तो वहां पर आपका पापुआ न्यू गिनी वाला भी होगा, उसको भी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर? बढ़िया, आगे डन। हाँ बिल्कुल, रसिया से हमारा रिलेशन अच्छा है, लेकिन पहले जैसा नहीं है ना। पहले वो चीन पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब सबका सपोर्ट करता है, चीन के साथ ज्यादा, क्योंकि रसिया भी साम्यवादी देश है, चीन भी साम्यवादी देश है, और दोनों की प्रकृति लगभग समान है। इस कारण से उनका संबंध जो है ज्यादा प्रगाढ़ आजकल हो रहा है। डन है? चलिए, इसके जी का एक पॉलिटिक्स प्रश्न है, आइए देखते हैं, है ना। क्या है कि सर इंडियन किसी दूसरे देश में अवार्ड नहीं ले सकते, है ना। ये सब कैसे ले? देखिएगा, भारतीयों की बात करें तो ये दूसरे देश से सम्मान नहीं ले सकते, अवार्ड नहीं ले सकते। लेने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और ये खुद ही गवर्नमेंट है ना। तो परमिशन सेकेंडों में मिल जाता है। और पहले यहाँ पर
ये प्रस्ताव रखा जाता है कि हम आपको इस सम्मान से सम्मानित करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव को भारत में स्वीकार किया जाता है और तुरंत इनके द्वारा ले लिया जाता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति कहीं का सम्मान अर्जित नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर हमारी सरकार ना चाहे, संसद ना चाहे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई? क्लियर, बढ़िया, आगे चलिए। अगला यहां पर नाम लिखिएगा डॉक्टर एम एन नंद कुमार। डॉक्टर एम एन नंद कुमार, एम एन नंद कुमार, इनकी बात करें तो ये लगभग 46 वर्षों से ब्रिटेन में संस्कृत के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन का मानद MBE पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ब्रिटेन की मानद MBE पुरस्कार जो है इससे इनको सम्मानित किया गया है। MBE पुरस्कार, ब्रिटेन की मानद MBE पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी बात करें तो ये संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के क्षेत्र में इन्होंने विद्वता हासिल कर रखी है और ब्रिटेन में जो अवस्थित है भारतीय विद्या भवन केंद्र, यहां पर ये 46 वर्षों से काम कर रहे हैं, है ना। भारतीय विद्या भवन केंद्र जो है, इस केंद्र में लगभग 46 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन का जो मानद MBE पुरस्कार है उससे डॉक्टर MN नंद कुमार को सम्मानित किया गया है। बात करें मूल रूप से तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है ना। मूल रूप से भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है, वहां पर मत्तूर गांव है, यहां से संबंधित है, लेकिन 46 वर्षों से ये लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र जो है उससे जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा यहाँ पर किए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन का मानद MBE पुरस्कार जो है इससे इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर, बढ़िया, आगे डन हो जाए तो फटाफट सभी लोग डन कर दें, DN भी लिख देंगे तो हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा। ज्यादा कमेंट करने का समय ना मिले तो DN भी लिख दे, डन, है ना, ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद लिखेंगे 8वां आप सभी लोग रतन टाटा। रतन टाटा, है ना, इनकी बात आती है भैया, इनके बारे में इनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि इनके द्वारा जितना मेहनत किया गया, जितना पैसा कमाया गया ना, उतना पैसा ट्रस्टीशिप में दान भी किया गया है। जितना ये कमाते हैं उसका लगभग हम कहें कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी संपत्ति का आधा संपत्ति जो है, आधा भाग जो है वो दान में दे दे, और ये आधा से भी ज्यादा दान में देने वाले लोगों में से एक है रतन टाटा। और इनको देखा जाए तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इनको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस सम्मान का नाम क्या है, तो यह है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर है। तो रतन टाटा जो है इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। इसका मूल रूप क्या है, देखा जाए क्यों किया गया, तो एक तो ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, है ना, उद्योग क्षेत्र के इनके द्वारा बड़े स्तर पर कार्य किया गया उद्योग क्षेत्र में, तो व्यापार, निवेश और साथ ही साथ
इनके द्वारा जो ट्रस्टीशिप प्रोग्राम चलाए गए हैं, परोपकार के जो कार्य किए गए हैं, इन सभी को ध्यान रखते हुए और इसके साथ साथ इनके द्वारा भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों के प्रति इनका देखा जाए जो योगदान रहा है, इन सभी को ध्यान रखते हुए ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, इससे इनको सम्मानित किया गया है। लिख लिया सबने? डन। चलिए, पेज अब बैक नहीं होगा, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उससे लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब यहां पर बात करें, अगला नाम है यहां पर के राधाकृष्णन राव। अगला क्या लिखेंगे? 9वां के राधाकृष्णन राव। के राधाकृष्णन राव, इनकी बात कर ले तो ये सांख्यिकी विद है। ये क्या है? तो एक सांख्यिकी विद है और इनको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार दिया गया है ना? या ऐसे लिखें कि सांख्यिकी का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। बात करें इनकी तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान में अमेरिका की नागरिकता इनके पास है। तो ये भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, एक सांख्यिकी विद है जिनका नाम है कलयमपुडी। के से क्या हो गया? कलयमपुडी राधाकृष्ण राव। और इनको 8 अप्रैल 2023 को सांख्यिकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि सांख्यिकी के, अगर हम नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो नोबेल में आप सभी लोग सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है ना? इनकी बात कर ले तो इनके द्वारा जो सांख्यिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, इनको ध्यान में रखते हुए 1968 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ 2001 में देखें तो पद्म विभूषण से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। तो 1968 ये भी लिख सकते हैं कि 1968 में इनको क्या दिया गया? पद्म भूषण, है ना? पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ बात करें कब, तो 2001 में पद्म विभूषण से। ठीक है, 2001 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। और हाल ही में देखा जाए तो सांख्यिकी का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके लिए इनको कहा तो कनाडा के ओटावा में बुलाया जाएगा और वहीं पर इनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा इसी महीने में। ठीक, बढ़िया, आगे चलिए, अगला लिखिएगा। किरण नडार लिखिएगा। किरण नडार, और इनकी बात करें तो इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है ना, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, उससे इनको सम्मानित किया गया है और इसे कहा जाता है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये तो अंग्रेजी में हो गया, लेकिन फ्रांसीसी भाषा में जो वहां की भाषा चलती है उसमें कहे तो सेवेलियर डी ला लागियोन दी ऑनर, इस सम्मान को कहा जाता है और ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। और इससे देखा जाए, है ना, तो किरण नडार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप सभी लोग? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित। ठीक, बात करें इस नागरिक सम्मान का नाम क्या है, तो इंग्लिश वाला ही लिखता हूं बस, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, है ना? नाइट ऑफ
द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ये यहां पर क्या है, इस सम्मान का नाम है। क्यों दिया गया, तो देखिएगा भारत फ्रांस के देखा जाए तो जो सांस्कृतिक संबंध है, कला के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए जो इनके द्वारा विभिन्न कार्य किए गए हैं, है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा एक फाउंडेशन चलाया जाता है ना, शिव नडार फाउंडेशन। तो यहाँ पर ये एक ट्रस्टी है और इसके माध्यम से कला के क्षेत्र में विभिन्न ट्रस्ट का कार्य इनके द्वारा किया जाता रहा है। साथ ही साथ देखें तो इनकी एक और भी संस्थान है जिसे कहा जाता है किरण नडार म्यूजियम ऑफ आर्ट, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके माध्यम से देखा जाए तो फ्रांस और भारत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो इनके द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, जो इसमें योगदान दिया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, चलिए उसके बाद देखिएगा एक यहां पर पुरस्कार है, इसको लिखे नहीं लिखे, सार्क साहित्य पुरस्कार जो है ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान है, उनको दिया गया। बस एक लाइन में लिख लीजिएगा, शायद आपसे पूछ दिया जाए ना, तो यहां पर नाम लिख लीजिएगा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। और बस चूंकि अपने देश से संबंधित नहीं है ना, लेकिन चर्चे में रहा था तो इसको कर लेते हैं, इनको सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है ना, सार्क साहित्य पुरस्कार 2023, इनकी मतलब 3 पुस्तकों का संकलन है जिसे त्रयी कहा जाता है। और इसमें एक पुस्तक है द अनफिनिश्ड मेमोर्स, है ना, मेमोर्स, और दूसरा है द प्रिजन डायरीज, तीसरा है द न्यू चाइना 1952। और ये 3 जो इनके यहाँ पर नोवेल हैं, जिससे मिलाकर त्रयी कहा जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये सार्क साहित्य पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। और इस पुरस्कार का एक नाम भी है जिसको अंग्रेजी में हम फोसवाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोसवाल। फोसवाल का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो याद रखिएगा, द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स, द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, इस पुरस्कार का ये नाम है, ध्यान रखिएगा। और इससे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश के इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, लिख लीजिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता जैसे हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी, वैसे ही इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये डेटा भी आप सभी लोग यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर। किसके द्वारा, फोसवाल के द्वारा दिया गया है, फोसवाल के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, ऑस्कर तो हमने कर लिया है ना, एक बार बताइएगा, ऑस्कर तो कंप्लीट हो चुका है हमारा। हाँ बिल्कुल, शिव नडार की पत्नी है किरण नडार, याद रखिएगा, है ना दीप्ति जी, शिव नडार की पत्नी है किरण नडार। ये हो गया, ऑस्कर हमने कर लिया है, तो ऑस्कर हम यहां पर नहीं करते हैं। फीफा पुरस्कार हमने लिखा है, फीफा पुरस्कार हुआ है, फीफा हुआ है, फीफा, कुछ लोग हाँ बोल रहे, कुछ लोग नहीं बोल रहे, मतलब फीफा भी हो चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक यहां पर हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड हुआ है, हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड ये शायद नहीं हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, 11वां लिखिएगा, हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड।
हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड, और ये किससे फिल्म से संबंधित है, 2023 का है। ठीक है, हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड, हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड। और इसमें हमें बहुत कुछ नहीं देखना, हमें बस एक मूवी का नाम याद रखना है, और वो मूवी है हमारी कौन सी, ट्रिपल आर, है ना, राइज, रोवर एंड रिवोल्ट। ट्रिपल आर जो है इसको हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस किस क्षेत्र में किया गया तो याद रखेगा, एक तो बेस्ट एक्शन फिल्म में ट्रिपल आर यहां पर विजयी रहा है ना, बेस्ट स्टंट्स को लेकर ये यहां पर विजयी रहा है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड यहां पर दिया गया है, और साथ ही साथ यहां पर इसका जो गाना है नाटू नाटू, उसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड यहां पर दिया गया है। तो हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड में ट्रिपल आर जो है ये यहां पर विजयी रहा है, याद रखेगा। ट्रिपल आर को हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मान दिया गया है, और इसमें जो गाना है कौन सा, तो नाटू नाटू, है ना, नाटू नाटू याद रखेगा, है ना, नाटू नाटू। ये गाना में जो डांस उन दोनों ने किया है ना, उन दोनों को भी खड़ा कर दो कि पूरे गाने पर एक साथ डांस करना है, कर ही नहीं सकता। अगर वो कोई डांस रेगुलर तरीके से करता है, मैं गारंटी देता हूं वो व्यक्ति जो है जीवन में कभी मोटा होगा ही नहीं, है ना। 3 टाइम डांस कीजिए, सुबह, दोपहर और शाम, है ना, एक डोज के रूप में उस गाने पर वो पूरा डांस कीजिए। उसमें शरीर का इतना मूवमेंट है और इतना फास्ट तरीके से वो यहाँ पर किया गया है डांस, कि आप जीवन में कभी भी मोटे हो ही नहीं सकते, हमेशा फिट रहेंगे। ना आपको जिम जाने की आवश्यकता है, ना कोई एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, वो अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है ना। क्लियर, बड़े आगे। यूनेस्को शांति पुरस्कार किया है, अच्छा डेमो दे, बड़ा दिमाग लगा रहे हो, हमें तो नाचने आता ही नहीं है, डेमो कहां से दे, बड़ी बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पर, है ना। ऑफिस यहाँ होते ना ऑफलाइन क्लास में, अभी डेमो लिवा लेता, खड़ा करवा के डेमो करवाता सारे सबके सामने, फिर मजा आता। चलिए, यूनेस्को नहीं हुआ, लिख लीजिएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है ये पूर्व जर्मन चांसलर है एंजेला मर्केल, है ना, एंजेला मार्केल जो है ये क्या है, पूर्व जर्मन चांसलर। इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको क्या मिला हुआ है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023। ठीक है, लिख लिया सबने। बहुत बढ़िया, सब बोल रहे हो ना, हम तो रोज करते हैं। आओ सिलेक्शन लेके, है ना, जब मिठाई लेके आओगे ना तो फिर वहीं पर बोलेंगे भैया आ जाओ नाटू नाटू पे। ठीक, विमलेश जी का नाम छाप ले रहा हूं मस्तिष्क में। आइए बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं कहां से एक्टर हो गया, ऐसे ऐसे बात आप लोग कहा है मुझे ताड़ पे चढ़ा रहे हैं। मैं कब से एक्टर होने लग गया, एक ही दिन तो गया हुआ था, आप सबको पूरी कहानी बताई था, एक ही दिन में पूरा, है ना, 12 घंटे में 4 से 6 मिनट की शूटिंग हुई थी, है ना, तंग हो गया मैं एक ही दिन में। नहीं तो एक्टर तो मैं होता ही, कहीं ना कहीं मूवी में आप लोग देख रहे होते, लेकिन हमसे ना हो पाया। ठीक है, चलिए, अब एक पुरस्कार जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को मिला हुआ है, देखिएगा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी तो बहुत यहाँ पर सम्मान प्राप्त कर लिए, पूर्व प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर मिला हुआ है। ये 12वां हो गया, अब 13वां लिखिएगा सभी लोग, है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको कौन सा, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यूनाइटेड किंगडम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अगर इनकी बात कर ले तो आप सबको पता ही होगा कि इनसे बढ़िया अर्थशास्त्री अभी तक पूरी दुनिया में कोई है नहीं वर्तमान समय में। और जब भी देश कभी भी, कोई भी देश हो या दुनिया, कभी भी आर्थिक स्थिति से जूझा है
तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है और उन्होंने कई बार उससे हमारे देश को निकाला भी है ना। तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और इनका ज्ञान जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इन सभी कारणों से इनको यूनाइटेड किंगडम का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, ग्रैमी अवार्ड हमने लिखा है, ग्रैमी अवार्ड लिखा है, शायद नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। रिकी केज है ना, भारतीय म्यूजिक कंपोजर है यहाँ पर कौन, रिकी केज। और रिकी केज जो है इनको हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना, ग्रैमी अवार्ड से। और ये अवार्ड इनको एक बार नहीं तीसरी बार ये जीते हुए हैं, तीसरी बार इसके विजेता बने हुए हैं, है ना, तीसरी बार। बात करें इनकी एल्बम यहाँ पर कौन रही है, तो एल्बम रही है डिवाइन टाइड्स, है ना, डिवाइन टाइड्स। इनके एल्बम का नाम था डिवाइन टाइड्स और इसको ध्यान में रखते हुए इनको 2023 का ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रिकी केज। और ये एक बार नहीं तीसरी बार, और 3 बार ये अवार्ड जीतने वाले ये इकलौते भारतीय हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, मिस यूनिवर्स लिखा है हमने, डन सबका। आइए अंतिम हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स का। मिस यूनिवर्स लिखा है हमने, हो गया है तो कोई बात नहीं। अच्छा, बट पीएम का सबसे खराब कार्यकाल रहा, देखिएगा है ना, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। देखिए, ज्ञान तो इनके पास बहुत था, अगर अपने स्वतंत्र स्थिति में प्रयोग करते तो शायद इनसे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई होता नहीं। और आज देश जो है देखा जाए तो अब तक तो डेवलप्ड करवा चुके होते हैं, लेकिन इनको रिमोट कंट्रोल के जैसा प्रयोग किया गया और उसका रिजल्ट आज भी आप सभी को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अंतिम लिखेगा मिस यूनिवर्स। पंद्रहवां मिस यूनिवर्स 2022। 2023 में घोषणा किया गया है ना, लेकिन ये 2022 के लिए किया गया है। और ये यूएसए की है आर बॉनी गैब्रियल, है ना, नाम क्या है इनका, आर बॉनी गैब्रियल। ठीक है, तो ये वर्तमान में क्या है, मिस यूनिवर्स है। ठीक, इतनी कहानी आप लिख लीजिए, इतनी कहानी लिख लीजिए, बस आज की कहानी खत्म। देखिए, सब अपने अपने विचार यहाँ पर देने लग गए, है ना। सभी लोग पढ़े लिखे हो, सबके विचारों का मैं सम्मान करता हूँ। सब पढ़े लिखे हो, अच्छे से मेहनत किए हो, तभी जाके टीईटी क्वालिफाइड हो। और चूंकि पढ़ा है इसलिए सबके बातों का सम्मान करते हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन इस मुद्दे पर अगर चर्चा पर चर्चा करें तो 2-3 घंटे भी व्यतीत हो सकते हैं और चर्चा पर चर्चा समाप्त होगी नहीं। ठीक है, इसलिए इस मुद्दे पर हमें यहाँ पर जाना नहीं है। चलिए, एमसीक्यू चाहिए ना आप सभी को, एमसीक्यू की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। अगर बैच में ना हो पाया तो आपके एग्जाम से पहले 1 हफ्ते लगातार मैराथन सेशन में ले लूंगा। पेड बैच उस समय तक लगभग आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो 1 हफ्ते लगातार 7 दिन लगातार, एक दिन में हम 50 या 100 एमसीक्यू की सीरीज रखेंगे। 3 घंटे 4 घंटे की कक्षा होगी और डेली इतना क्लास लेकर मैं आप सभी के एमसीक्यूज तो कंप्लीट करवा दूंगा। तो एग्जाम में जाने से पहले पहले पूरा तैयार करके भेजूंगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा। अगर बैच में नहीं होता है, पहले बैच में हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, और सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर हम रिवीजन कर लेंगे ना इसको एमसीक्यू के माध्यम से। तो टेंशन मत लीजिए, बैच में नहीं होगा, मैं आप सभी को यूट्यूब पर करवाऊंगा, एग्जाम से पहले करवाऊंगा, रिवीजन होगी, मैक्सिमम चीजें आपको मस्तिष्क में रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, टॉपिक जो है, मैं टॉपिक एक दिन पहले निर्धारित नहीं करता। पता है कब निर्धारित करता हूं? 7 से 8 वाली क्लास समाप्त होती है,
7:55 पर क्लास समाप्त होती है और उसी 5 मिनट में मैं टॉपिक निर्धारित करता हूं कि आज हम ये कर लें, है ना। अभी 55-56 नहीं 57-58 हो गया था। अभी सोच ही रहा था कि आज क्या करवाऊं, क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। फिर मैंने बात की चलो इंटरनेशनल अवार्ड यहां पर करवा देते हैं। तो अभी टॉपिक नहीं बता सकता, अभी टॉपिक नहीं बता सकता, कल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ही करेंगे, ठीक है। और मंडे से बिहार राज्य विशेष स्टार्ट, बिहार की करंट अफेयर मंडे से स्टार्ट, ठीक है ना, क्लियर। हाँ पीडीएफ दे देते हैं, बस आप लोग वेट करें। अच्छा रणनीति, चलिए पीडीएफ देके मैं रणनीति पर 2-4 मिनट चर्चा कर देता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है तो इसका सदुपयोग हम यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन एक मेरा 9 बजे से इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है आज, मतलब जीवन का सबसे बेहतर मीटिंग उसे कहा जा सकता है। आज कुछ नहीं बताऊंगा, कल बता दूंगा, ठीक है, कि मीटिंग में हुआ क्या। कल उसका एक पार्ट हुआ था, मीटिंग एक कई चरणों में चलने वाली है। कल लगभग 1 घंटे के आसपास गूगल मीट के माध्यम से मीटिंग हुई थी, वहां तक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। आगे देखते हैं और क्या आता है। फिर जब खुशखबरी होगी तो आप सभी को अवश्य ही सुनाएंगे, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार जैसे ही हैं। जो भी चीजें होती है आप सभी से अवश्य ही शेयर करता हूं, है ना। और बिना आपके तो हमारा कुछ भी यहाँ पर है नहीं, सब कुछ जो भी है आप सब हैं। आज 13 है ना। चलिए आप सबकी इतनी दुआ है तो फिर कौन असफल कर सकता है किसी में हिम्मत? किसी में हिम्मत नहीं है जो असफल कर दे। और फिर अगर हो गया ना, अगर सफलताएं मिल गई तो बहुत बड़ी मिलेगी, ठीक है। आप सबको अवश्य शेयर करूंगा। पहले मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ पीडीएफ, और उसके बाद रणनीति पर चर्चा कर लेते हैं कि जो आपका 40 नंबर का सेक्शन है यहाँ पर हमें करना क्या है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी सबको मिलेगी, है ना, सबको पार्टी मिलेगी। देखिए एनर्जेटिक रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके साथ वाले एकदम यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं। मैं लगातार 6-6 घंटे जब क्लास लेता था ना ऑफलाइन में, बच्चों का फीडबैक होते थे कि सर जी जैसे 9 बजे रहते हैं ना वैसे ही 3 बजे यहाँ से जाते हैं। क्योंकि जैसे होता है धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होते हुए चला जाए, ये चीजें नहीं है। भले ही मैं क्लास खत्म होने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अगर थकावट हो तो, लेकिन क्लास में कभी भी ये एहसास ही आपको नहीं होगा कि एनर्जी मेरी कभी भी डाउन हुई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबने यहाँ पर ले लिया होगा। थोड़ी सी बात करते हैं हम यहाँ पर रणनीति की। रणनीति में देखिएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, है ना, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपके पास 40 नंबर है ना, 40 नंबर है। और ये है आपका नॉर्मल जीके जीएस का, है ना। हम इसे हम क्या कहते हैं, जीए कहेंगे, जनरल अवेयरनेस कहेंगे, ठीक। अब इसमें हम बात करें कहां पर फोकस करें, तो फोकस हमें किसके आधार पर, तो बीपीएससी के आधार पर करना है। और ध्यान रखिएगा बीपीएससी थोड़ा सा हिंट तो देगी ही एग्जाम से पहले पहले कि क्या यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है। लेकिन बीपीएससी का अन्य एग्जामों का अगर हम अध्ययन करें तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी से ली जाती रही है ना, वो कौन सा, तो एक तो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन हो जाएगा। और हिस्ट्री में सबसे पहले, और कोई टॉपिक करे या ना करे, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको तो कंप्लीट करना है। कांग्रेस के अधिवेशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस दौरान कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई, जैसे गदर पार्टी हो गया, किन संस्था से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ था, है ना, यहाँ पर गांधी जी की भूमिका क्या रही, यहाँ पर चंपारण, खेड़ा, है ना, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, ये सब, बारदोली भले ही इनसे जुड़ा नहीं था लेकिन वो था, इसी के अंतर्गत था। तो ये सारी चीजें आप सबको यहाँ पर करना है। फिर गांधी जी से जुड़ा हुआ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, उससे पहले देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
तो असहयोग आंदोलन, फिर 1942 का आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीजें, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। और मूल रूप से चूंकि बीपीएससी ले रही है और हमें बिहार में जाना है, तो इसको बिहार से रिलेट करके पढ़ना है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन रही तो उसमें बिहार के लोगों की भूमिका क्या रही, चंपारण सत्याग्रह मूल रूप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1857 का विद्रोह क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ पर वीर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बिहार में जो आपके अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, जैसे 1916 में पहला हुआ था पटना के बांकीपुर में हुआ था, फिर उसके 10 साल बाद हुआ, 4 अभी तक हुए, लास्ट जो हुआ था हमारा कहां, तो जो झारखंड का कौन सा क्षेत्र है वो, क्यों दिमाग से उतर गया, इतिहास भी रिवीजन किए हुए बहुत दिन हो गए ना, कितना दिमाग में रहेगा, जहां पर सेना का गैरेज था, क्या नाम है, भूल रहा हूं। ठीक है, तो चारों अधिवेशन आप सभी को पता होना चाहिए कम से कम। गांधी जी वाला अधिवेशन तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर पहला अधिवेशन पहले से 5वां तक हमारा इंपॉर्टेंट है, उन सबको देख लीजिएगा। तो हिस्ट्री में और कुछ हो या ना हो, कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको देखना है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है, कुछ नीतियां जैसे शिक्षा नीति यहाँ पर देख लीजिएगा। शिक्षा नीति, चूंकि एजुकेशन से आप लोग जुड़े हुए हैं, और शिक्षा नीति देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर, जैसे 1835 का मैकाले मिनट है, याद रखिएगा, इसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश शिक्षा की स्थापना कर दी जाती है ना। उससे पहले भी देखा जाए कौन कौन सी यहाँ पर सब यहाँ पर बहस चली हुई थी, है ना, कौन कौन सी यहाँ पर बहस चली हुई थी, किस तरीके से संघर्ष हुआ, आंग्लविद और प्राच्यविद जो है, जिसको अंग्रेजी में एंग्लोसिस्ट बोला जाता है ना, तो ये थे क्या, इनका विचार क्या था, किस तरीके से संघर्ष हुआ, जो शिक्षा पर आपके 1 लाख रुपए खर्च होने थे, ये कब तक खर्च हो ही नहीं पाए। अंततः 1835 के मैकाले मिंट के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शिक्षा का विकास हो गया, स्थापना कर दी गई। फिर धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे विभिन्न प्रकार के डिस्पैच आते हैं, वुड्स डिस्पैच आता है, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये सारे क्षेत्र मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं छोड़ने, यहाँ से आप सभी को कर लेना है। बाकी एंशिएंट मेडाइवल को आप लोग शॉर्ट में कर लीजिएगा, मैं नोट्स दे दूंगा, उसको आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लेंगे कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री हो गई, उसके बाद हमें साइंस यहाँ पर छोड़ना नहीं है ना, साइंस से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो साइंस नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर तो भैया छूटेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इतना डिटेल में सब करवा दूंगा कि करंट अफेयर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। साथ ही साथ पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के आर्टिकल से आपके प्रश्न पूछ जाएंगे। साथ ही साथ जो संविधान के स्रोत है कि कहां से कौन कौन से पार्ट जो है कहां से ये लिए गए हैं, यहाँ से आप सबके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रस्तावना से प्रश्न होगा, है ना, तो प्रस्तावना में क्या क्या बन सकता है, कितने प्रकार की न्याय, है ना, इन सब की जो व्याख्याएं हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया, इन सबको देख लीजिएगा, और संविधान सभा देख लीजिएगा। बस आपका इतना काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देखना है, पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी में देखा जाए तो जो ये आपके दर्रे वर्रे हैं, इन दर्रों को देख लीजिएगा। हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ, और हिमालय की संरचना, एक हम उसको क्या चीज, तो एक तो हम यहाँ पर 2 तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ और दूसरा पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो दोनों प्रकार के डिवाइडेशन देख लीजिएगा। नदियों को देख लीजिएगा, गंगा रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कहां पर कौन सी नदी मिलती है तो गंगा कहलाती है, और वहां से कैसे कैसे चलती है, पद्मा नदी कैसे बनती है, कौन सा क्षेत्र कहां चला जाता है, ये सारी चीजें देख लीजिएगा, आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। भूगोल में भी बहुत ज्यादा नहीं देखना, है ना। साथ ही साथ मिट्टियों के बारे में भी देख लीजिएगा, भारत की मिट्टी और बिहार स्पेशल तो आपको करना ही करना है, तो बिहार स्पेशल के लिए मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पर देख लीजिएगा, काफी है। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपके मैक्सिमम चीजें जो है यहाँ से कवर हो जाएगी। 40 में से लगभग आप लोग 35 नंबर इजिली ला सकते हैं, और ज्यादा मेहनत कर दें तो 40 भी आपका आ जाएगा। लेकिन मेन फोकस कहाँ रखना है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वहां पर रखने हैं, जिसके जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, क्लियर। मैथ रीजनिंग के बहुत ज्यादा नहीं, अगर 40 में देखा जाए तो 2-3 मैथ के होंगे और 2-3 आपके रीजनिंग के होंगे। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक, तो अब सेशन को यहीं पर समाप्त करूंगा, 9 बजने में 6 मिनट ही बाकी है ना, मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल, है ना, और कल बच्चा खुचा जो भी मन में प्रश्न होगा सभी बना कर रखिएगा, कल आते ही पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कल भी हम एक नया टॉपिक ही लेकर चलेंगे। आज अंतरराष्ट्रीय अवार्ड हमने कवर किया है, और साथ ही साथ बोलूंगा अगर सेशन अच्छा लगता हो तो 5 स्टार देकर जाने, क्योंकि अब की बार भी जो रैंकिंग आई है उसमें 4.8% 4.8 स्टार ही यहाँ पर मिला हुआ है, 5 स्टार अभी तक सबने नहीं दिया है।
तो किसी को अगर है ना दुख लगता हो मेरी क्लास से तो शायद यहाँ पर निगेटिविटी बना देते हैं, लेकिन आप सभी को 5 स्टार ही देने हैं। अगर अच्छा लगता हो, है ना, लगता हो कि हाँ मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, मजा आता है, सब कुछ ऐसे समझ में आता है, तो सभी लोग 5 स्टार देंगे, है ना। और इसी के साथ सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।